हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज की क्लास में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे जो आपकी जम्मू कश्मीर पीएससी की लेक्चर कैडर की वैकेंसीज निकली हैं। पॉलिटिकल साइंस के आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में भी आए हुए हैं। और स्टूडेंट्स आज आपको बताऊंगा कि आपने जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। एक पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is not a philosophical based of the Indian foreign policy। अब इस चीज को ध्यान से देखो, उसने आपको क्या पूछा है कि not a philosophical base of Indian foreign policy। हम क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी में स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सिर्फ एक ही चीज उसने क्या पूछा है जी, फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस चीज पर बेस्ड है, किस चीज पर आधारित है। अगर आपको पता है तभी आप सही आंसर नॉट का भी करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो एंटी कॉलोनियलिज्म, हमेशा कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट रही है, ठीक है, एंटी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट रही है, ठीक है जी, नॉन अलाइनमेंट बेस्ड रही है। तो उसने पूछा जी नॉट, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो फिलोसॉफिकल थिंकिंग नहीं है, नोट कर लो जी, ए ऑप्शन कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, ए ऑप्शन कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन करवा रहा हूं प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर आप पेन पेपर ले लो, नोट डाउन करना, क्योंकि जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। सारे अच्छे लेवल के बढ़िया क्वेश्चन है, आपको देख के पता लग रहा होगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस पेपर 16 वाला पेपर उठाकर देख लेना, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनर ने नॉट वाले पूछे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको एक स्टेटमेंट को 2 बार ढंग से पढ़ना होता है। स्टूडेंट्स ज्यादातर क्वेश्चन यहीं पे ठीक है, गलत करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन खराब होता है और यहीं से मेक और ब्रेक का चांस बनता है। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लो जी, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए चीफ आर्किटेक्ट किनको कहा गया है। तो गांधी जी, गांधीज्म आइडियोलॉजी तो नहीं थी ऐसी, पटेल भी नहीं थे, ठीक है, इंदिरा गांधी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। नोट कर लो जी सारे जने, बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। वन लाइनर शॉर्ट फॉर्म के तरीके से आप अपने इन क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, विच एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। तो स्टूडेंट्स 1965 की जंग के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में जो एकॉर्ड, जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है जी। सो नोट कर लो जी, ए ऑप्शन ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है जी। कहां पर हुआ था, ताशकंद में हुआ था। और उस समय पे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अक्सर ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो ताशकंद एग्रीमेंट के टाइम पे ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जिनको जय जवान जय किसान, ठीक है जी, आपको पूछे जा सकते हैं कि ये नारा किनके द्वारा दिया गया, ठीक है जी, लाल बहादुर शास्त्री। जिनको याद रखा जाता है स्टूडेंट्स, अपनी इंडिया को डेवलप करने के लिए इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर पावर नेशन बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन की तरफ लेके जाने के लिए, तो नाम हमेशा एक ही आएगा जी, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। आई होप सबको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो नोट कर लो जी, ताशकंद एग्रीमेंट, ए ऑप्शन। पॉइंट समझ में आ गया सबको, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शिमला एग्रीमेंट साइंड इन। तो स्टूडेंट्स शिमला एग्रीमेंट जो है कब साइन हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, 1971, 72, 73, 74, ठीक है, एक जैसे ईयर देते हैं, वहां पर पेपर में आता हुआ क्वेश्चन गलत क्यों होता है, क्योंकि बार बार रिवीजन नहीं की होती। एक बार पढ़ लिया फिर बैठ के सोचते हैं पेपर में, यार पढ़ा तो था, अभी कंफ्यूजन सी हो रही है। वो कंफ्यूजन क्यों होती है, देख लो जी। इस टाइप के एग्जामिनर ईयर पूछ लेता है, देखने को क्वेश्चन इजी लगता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल कहां पर बन जाता है, जब आप उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करते। तो स्टूडेंट्स 1971 में जंग हुई थी बिटवीन भारत पाकिस्तान, ठीक है जी, वॉर। सो डिटेल में आपको पॉइंट पता होने चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट नोट कर लो जी, यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1972। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था जी, लिख लो 1972, ठीक है।
1972। क्लियर है पॉइंट, नोट डाउन कर लो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ नेक्स्ट। हाँ जी, शिमला एग्रीमेंट साइंड बिटवीन किन के बीच में हुआ था। एक तो क्वेश्चन आ जाएगा कब हुआ था, एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपको इस तरीके से कि किन के बीच में होता। शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन जवाहरलाल नेहरू या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो। लो जी, जुल्फिकार अली भुट्टो सी ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर है। जिनको नहीं पता जी नोट डाउन कर लें, जिनको पता है वेल एंड गुड। ठीक है जी, सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आई होप सबको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ स्टूडेंट्स। सो शिमला अकॉर्ड साइन इन 1972 रिलेटेड टू, हाँ जी किस चीज को। अब यहां पर ना ये बड़ा कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन। यहां पर एक ऑप्शन है जी एंडिंग द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1971, ये ऑप्शन भी देखने को करेक्ट लग रही है। लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, स्टेटस ऑफ द तिब्बत, नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से ऑप्शन आते होते हैं स्टूडेंट्स। एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। दो ऑप्शन यहां पर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, एंड ऑफ द वॉर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान 1971। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो जी यहां पर आपका आंसर बी ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए ये शिमला समझौता किया गया था 1972। ठीक है जी, और एंड ऑफ द वॉर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान 1971 यहां पर नहीं होगा, जो कि ज्यादातर लोग इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है जी, ध्यान से नोट कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है पेपर में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलें आगे। लो जी, ठीक है, कंफ्यूज करेगा लोगों को, लगेगा जी इंडिया पाकिस्तान की वॉर ठीक है एग्रीमेंट के बाद रुकी है। ठीक है जी, एग्रीमेंट होगा उसके लिए। तो एग्रीमेंट जो हुआ था अभी शिमला अकॉर्ड जो हुआ था वो स्पेशली बांग्लादेश को एक लिबरेट कंट्री, लिबरेट नेशन बनाने के लिए किया गया था। और सेकंड थिंग, फिर आगे आप ये पढ़ते हो जी पाकिस्तान इस चीज का बदला आगे कैसे लेता है कि भाई अगर इंडिया ने हमसे हमारा पार्ट अलग कर दिया है, ठीक है, फिर वही सारी चीजें, वही गेम प्लान इंडिया में अब किस स्टेट को अलग किया जाए, तो उसके लिए पाकिस्तान ने चाल चली थी पंजाब को अलग बनाने के लिए। एक अलग नेशन डिमांड उठी थी खालिस्तान की। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग आगे टॉपिक चला जाएगा डिटेल में। तो अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सार्क वाज एस्टैब्लिश इन ईयर। स्टूडेंट सार्क कब बना था जी? सार्क की फाउंडेशन कहां पर हुई? सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये मैंने आपको पहले ही बताया, याद रखना बिल्कुल इजी है। इंडिया के जितने अपने पड़ोसी देश हैं चाइना को छोड़ के सारे सार्क के मेंबर्स हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि सार्क का मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल इजी है जी, नोट कर लो। 7th का आपका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन 1985। ठीक है, डी उधर चला गया, सी ऑप्शन 1985 है। ठीक है जी, ये लिख गया। सो सार्क एस्टैब्लिश ईयर इन 1985। इज दैट क्लियर? सबको दिख रहा है? नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो नोट डाउन कर लो। ठीक है, सही से दिख रहा है ना? लो जी, ऐसे ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम करते रहेंगे क्लास में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कई सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लो जी, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग decade is designated by SARC as the SARC decade of right of the children? किस दशक को, किस डिकेड को यहां पर सार्क के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, डिक्लेयर ऑफ द राइट ऑफ द चिल्ड्रन? ऐसे ही आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन के भी कई सारे डिक्लेयर्ड डिकेडल ईयर्स हैं, वो भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1991 से 2000, 2001 से 2010। तो स्टूडेंट्स आपको आंसर बताता हूं, यहां पर बी ऑप्शन है सन 2001 से 2010 के बीच में सार्क के द्वारा डिक्लेयर किया गया था जी राइट ऑफ चिल्ड्रन। किसको? 2001 से लेकर 2010 पूरे इस दशक को एज अ राइट ऑफ चिल्ड्रन। यहां से आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स के राइट टू एजुकेशन कब आया था? ठीक है जी, 2002, सन 2002। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है जी, 2002 में आप कहोगे जी राइट टू एजुकेशन आया था। राइट टू एजुकेशन को कब शामिल किया गया था? 2002 में।
कौन सी अमेंडमेंट के जरिए शामिल किया गया था, ये आप कमेंट करके बताएं। आर्टिकल 21A बनाया गया, तो ये वही वाला दशक आ गया बीच में, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट टू एजुकेशन आया कब था, सन 2002। और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना था जी, 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अब आपको पता चल गया ना, इस इंपॉर्टेंट दशक में, इस इंपॉर्टेंट डिकेड में दो इंपॉर्टेंट ईयर आ रहे हैं जो कि बच्चों के राइट टू एजुकेशन को लेकर है, ठीक है जी, बच्चों के राइट्स को लेकर है। तो आई होप इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। लो जी, हाँ जी, साफ्टा एग्रीमेंट स्टूडेंट्स कब हुआ था जी, सो नोट कर लो जी। सो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टूडेंट, साफ्टा एग्रीमेंट किस ईयर किया गया था। अब देखो जी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली ईयर बेस्ड क्वेश्चन, डेट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इन चीजों को माइंड में ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 सितंबर 1990, 30 जनवरी 2005, सी ऑप्शन है 10 दिसंबर 1985 या 1 जनवरी 2006। तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, नोट कर लो जी, यहां पर डी ऑप्शन मार्क कर लो, 1 जनवरी 2006 को किया था, ठीक है जी। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन नेशंस के साथ किस चीज की बात हो रही है स्टूडेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन नेशंस को फ्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ किया जाए, उनके ऊपर कोई टैरिफ बैरियर्स ना लगाए जाएं, ताकि वो इजीली ट्रेड कर सके, उनकी इकोनॉमी ग्रो हो सके, ठीक है जी। उनकी इकोनॉमी ग्रो होगी, एशिया कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी ग्रो होगी, तो अपनी कंट्री की भी इकोनॉमी ग्रो होगी, यस और नो, ठीक है जी। तो याद रखना जी 1 जनवरी 2006, ठीक है। आई होप सबको पॉइंट समझ में आ गया होगा। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आगे, फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड एट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहली सार्क समिट स्टूडेंट्स कहां पर हुई थी, ए ऑप्शन ढाका, ठीक है जी, ए ऑप्शन ढाका में, एक सेकेंड, ए ऑप्शन ढाका लिख लो जी, लो दिख रहा है सही से, हाँ जी, ए ऑप्शन ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, ठीक है। और सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है जी, काठमांडू में, ठीक है जी, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में, ध्यान रखना। रिसेंटली पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग हुई है, जो लेटेस्ट 2024 की इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, मीटिंग्स हैं, वो भी हम आगे क्लास में करेंगे, ठीक है जी, वो भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलो पॉइंट समझ में आ गया, हाँ जी। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, हाँ जी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। और कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन ही पेपर में नहीं आते होते, या आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि इनमें से इंडिया किसका पार्ट नहीं है। यूरोप यूनियन का तो पार्ट नहीं हो सकता ना, नेफ्टा का भी नहीं है, CER का भी नहीं है, आंसर इज ए ऑप्शन सार्क का। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ पार्ट ऑफ सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट नोट करो जी, लो जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साउथ एशियन कंट्री, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा साउथ एशियन नेशन नहीं है, पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा डायरेक्शन सेंस भी पता होना चाहिए, मान लो कोई कहेगा जी मैंने तो वर्ल्ड मैप देखा ही नहीं, मुझे कंफ्यूजन होगी क्वेश्चन में। अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट देखें, एशिया का जो साउथ वाला रीजन है तो वो हो गया साउथ एशियन कंट्री। आप कहोगे जी श्रीलंका है, इंडिया भी है, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, अफगानिस्तान भी है, इनमें से कौन सा नहीं है, आंसर इज चाइना, डी ऑप्शन। स्टूडेंट्स चाइना लगभग इंडिया से 3 टाइम्स बड़ा है साइज में, ठीक है जी। जैसे आपको पता होना चाहिए जी, इंडिया का जो टोटल एरिया है 32 मिलियन, ठीक है जी, 32 लाख किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है। ऐसे ही चाइना का लगभग 90 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है, ठीक है जी, 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया है, मतलब लगभग इंडिया से 3 गुना बड़ा है साइज में। और इंडिया को साउथ एशियन कंट्री में कंसीडर, चाइना को साउथ एशियन कंट्री में कंसीडर नहीं किया था। इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, अफगानिस्तान है, ये सारे हैं,
तो अब यहां पर आपका क्वेश्चन आ गया ना, ध्यान से मैंने क्या कहा था, नॉट अ साउथ एशियन कंट्री। एक चीज और ध्यान में रखना, मैंने क्या बताया कि भाई जो सार्क मेंबर है, चाइना सार्क का मेंबर भी नहीं है, ठीक है जी। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन का मेंबर भी नहीं है चाइना, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन चाइना आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है जी, दिल पे हाथ रख के कह दो क्लियर है, ठीक है जी। सो इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन विच ईयर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखो जी, प्रीवियस कई सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है जी, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, ठीक है, पोखरण अटैक लेकर, ठीक है, वो बनी थी जो ऑपरेशन शक्ति था, ठीक है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर हुआ था। अच्छा, जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट अटैक है ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जी, अब इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड, जिसको अगर इस टाइप से क्लू पता है तो यार सिंपल सी बात है, यहां पर 1998 तो हो नहीं सकता, 1996 भी नहीं हो सकता, ठीक है। दो ऑप्शन आ गए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नोट कर लो जी, ए ऑप्शन लिख लो सारे जने, ए ऑप्शन 1974 में ऑपरेशन कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है जी, लिख लेना इसको। और ऑपरेशन शक्ति जो था जी, वो जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके टाइम पे हमने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है, उसके ऊपर मूवी बनी है। और ये दोनों टेस्ट फायर कहां पर हुए जी, पोखरण में हुए हैं, ठीक है। पोखरण स्टूडेंट्स राजस्थान में जगह का नाम है, ठीक है जी, राजस्थान में जगह का नाम है पोखरण, पोखरण में हुए हैं। तो जो फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट फायर का, स्माइलिंग बुद्धा, और सेकंड ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शक्ति, ठीक है जी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत बार रिपीट हो रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चकमास आर द एथनिक ग्रुप इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपको बता दो जी, चकमास जो है एक काफी बड़ा एथनिक ग्रुप है। एथनिसिटी क्या होती है, एथनिक ग्रुप क्या होता है, जैसे कि आप कहोगे जी पाकिस्तान अपना जो पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया लगता है पंजाब के साथ, JNK के साथ, तो यहां पर जो बॉर्डर रीजन पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, आपस में जो कम्युनिटीज हैं, उनमें एक कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन कल्चर, आप कहोगे जी पंजाब में भी भंगड़ा गिद्धा डालते हैं, और जो पाकिस्तान का बॉर्डर जो वहां पर पंजाब स्टेट है, वहां पे भी सेम भंगड़े गिद्धे का ट्रेंड है, ठीक है। तो आपको मैं एथनिक ग्रुप बता रहा हूं, तो चकमास एथनिक ग्रुप जो है कौन सी कंट्री का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। स्टेटमेंट को रुक के दो बार पढ़ लिया करो, यहां पे नॉट भी हो सकता था, ठीक है। तो चकमास पाकिस्तान को तो नहीं है, ठीक है, तो अफगानिस्तान का भी नहीं है जी, ठीक है जी, श्रीलंका का भी नहीं है, यहां पर डी ऑप्शन आ जाएगा आपका बांग्लादेश। स्टूडेंट जो चकमास है ना, ये एक एथनिक ग्रुप है, यहाँ पर जो लोग का लाइक कॉमन कल्चर, कॉमन उनका फूड, ठीक है जी, फोक सॉन्ग, फोक डांस, कल्चर, पहनावा हो गया, ये सारी चीजें जो हैं एक एथनिक ग्रुप को शो करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ये जो चकमास है, ये जो इंडिया का स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, वहां पे भी कुछ इस एथनिसिटी के लोग रहते हैं, बांग्लादेश में भी रहते हैं और म्यांमार में भी रहते हैं, ठीक है। तो भाई जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पे भी आपको इस एथनिसिटी के लोग मिलेंगे। बांग्लादेश है, यहां पर आंसर आपका बांग्लादेश हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो म्यांमार है, वहां पे भी इस एथनिसिटी के लोग पाए जाते हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात है, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आंसर नहीं है, यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पता चल गया सबको, ठीक है जी। श्रीलंका में एक क्वेश्चन आता है जी, श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी है, ठीक है, ठीक है, एक लार्ज जो मेजोरिटिज्म में है, ठीक है, ये पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी मैंने आपको बोला जी, अच्छे से एनसीईआरटी करो, वहां से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आई होप सबको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी, लो जी,
इंडिया डिक्लेयर LTTE, ठीक है जी, लिट्टे को एज अ टेररिस्ट आउटफिट आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ, हाँ जी, किन के असैसिनेशन के बाद, जो तामिल एलम, ठीक है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तामिल एलम, ठीक है, ये एक ग्रुप है स्टूडेंट्स, आप कहोगे जी किस चीज का नेम है, ये एक ठीक है, जो प्रभाकरन था इसका हेड था बेसिकली, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक टेररिस्ट आउटफिट कब डिक्लेयर किया गया, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद, ठीक है जी, बी ऑप्शन राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया, बी ऑप्शन। तो ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन भी पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं। लो जी, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना जी। अच्छा, इस समय पे बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, बांग्लादेश से जुड़ा क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जा सकता है। आपको स्टूडेंट्स एग्जाम में जो जो आप देख रहे हो, जियो पॉलिटिक्स में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ इंटरनेशनल रिलेशन के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जी, एट प्रेजेंट इजराइल में क्या हो रहा है, यूक्रेन रशिया क्या सिनेरियो है, ठीक है, तो ऐसे ही बांग्लादेश का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बांग्लादेश में कौन सी लिबरेशन वहां पर मुहिम चली थी, लिट्टे तो नहीं है, नाटो भी नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी नहीं, बी ऑप्शन मुक्ति बहिनी, बी ऑप्शन मुक्ति बहिनी, ठीक है जी, समझ में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जी, लो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बांग्लादेश वाज लिबरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन ईयर, किस साल जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ, ए ऑप्शन 1971, ठीक है जी, ए ऑप्शन 1971। लो जी, अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। What is the India's position regarding Iran in the International Atomic Energy Agency? International Atomic Energy Agency 2005 के दौरान, ठीक है जी, तो भारत की यहां पर क्या पोजीशन थी रिगार्डिंग ईरान को लेकर, ठीक है जी, क्या इंडिया ने ईरान के फेवर में वोट किया था, इंडिया एब्सेंस फ्रॉम वोटिंग, इंडिया अगेंस्ट वोटिंग, या नन ऑफ दीज, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली आंसर क्या होने वाला है, इंडिया वोटेड अगेंस्ट ईरान, ठीक है जी, सी ऑप्शन मार्क कर लो, इंडिया अगेंस्ट, इंडिया वोटेड अगेंस्ट ईरान, ठीक है जी, सिंपल सी ऑप्शन आंसर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कई बार हम स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हैं, ठीक है ना, प्रीवियस पेपर में ऐसी 4 ऑप्शन दे दी, फिर नीचे और ऑप्शन बना दी, 1 ओनली, 1 2 3 1 2 3 4, लाइक जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम में या पीसीएस यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है जी। लो जी, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन टुडे। लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि भाई भारत कि क्या आइडियोलॉजी है, क्या प्रिंसिपल है इंडिया का, कि भाई इंडिया में जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, हमने अगर अपने न्यूक्लियर वेपन बनाया है, क्या हमने इसलिए बनाया कि हम दूसरे देश पर फटाक से तैयार किया जी, छोड़ दो हथियार को, ठीक है जी, सो किस चीज के लिए बनाया जी, क्या फर्स्ट यूज के लिए बनाया है, कि अगर किसी के साथ भी इंडिया की थोड़ी सी ठीक है अनबन शुरू हो जाती है तो भारत पहले यूज कर देगा, ठीक है, क्रेडिबल मिनिमम डिटेंडेंट, नॉट फर्स्ट यूज, या फिर सिविलियन कंट्रोल, क्या लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बना रखा है भाई, ठीक है जी, सो कौन सा इसका सही आंसर होगा जी, नॉट, फॉलोइंग इज नॉट। क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार पढ़ लेना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, तो हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पॉलिसी है स्टूडेंट्स, बेसिकली वो नो फर्स्ट यूज के लिए है। बहुत जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे जो हैं आंसर टिक कर देंगे जी, नो फर्स्ट यूज, ठीक है जी, लेकिन यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन टुडे। सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा जी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है, नॉट फर्स्ट यूज। पाकिस्तान ने बना रखा है फर्स्ट यूज, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, मतलब जो उनका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, जो उनकी पॉलिसी है, ठीक है, इंडिया की नो फर्स्ट यूज है, पाकिस्तान का फर्स्ट यूज है, ठीक है जी। सो चाइना तो टॉप मोस्ट है, चाइना की बात ही मत करो, ठीक है,
सबसे ऊपर आप कहोगे जी चाइना जो है ओलंपिक्स में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस पावर में, ठीक है, यूएसए को बहुत जल्द पीछे छोड़ देगा डिफेंस पावर में भी, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ट्रीटी इज बाइलेटरल एग्रीमेंट एंड गवर्नेंस ट्रीटी बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान साइन ऑन फेब 21 1999। तो जी 21 फरवरी 1999 तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्टूडेंट्स समझौता, ठीक है जी, हुआ था। समझौता, गाड़ी चलाई गई थी, ठीक है, ये आप सबको पता होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, ठीक है जी। आपको पूछ लेगा जी लाहौर डिक्लेरेशन, कोलंबो डिक्लेरेशन, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ध्यान रखना। बीजिंग डिक्लेरेशन या दिल्ली डिक्लेरेशन, बोलो जी कौन से डिक्लेरेशन से जुड़ा है? दिख रहा सही से? चलो गुड। ठीक है, इस पर सीरीज भी बनी है। डी ऑप्शन लाहौर डिक्लेरेशन, ठीक है, डी ऑप्शन लाहौर डिक्लेरेशन। लिख लिया सबने? डन। नोट कर लो, नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। हो सकता है आपको ये डेट पूछ ली जाए पेपर में। क्वेश्चन नोट डाउन करने को स्टूडेंट्स मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है, एग्जाम में आपको एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है कि बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में हुई थी, लाहौर डिक्लेरेशन कब हुई थी? यहां से ईयर और डेट पूछ सकता है कि कब हुई थी, ठीक है, और यहां पर आपको पूछ गया लाहौर डिक्लेरेशन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया पॉइंट? लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है स्टूडेंट्स। इन 1992 इंडिया साइन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन स्टार्टिंग दैट इट डिड नॉट, ठीक है जी, अच्छे से पढ़ लेना स्टेटमेंट को। केमिकल वेपन एंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चरिंग द केमिकल वेपन। हाँ जी, तो कौन सी पॉलिसी है जी? एनटीपी, ठीक है, डिसआर्मामेंट, बायोलॉजिकल वेपन या फिर केमिकल वेपन्स? क्या इसका राइट आंसर है जी? डिड नॉट हैव, ठीक है, डिड नॉट हैव केमिकल वेपन एंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर द केमिकल वेपन्स। तो यहां पर आपका जी आंसर सी ऑप्शन ही हो जाएगा, नॉट पूछा ना उसने, ठीक है। सो डिसआर्मामेंट, बायोलॉजिकल वेपन, एनपीटी ये है, ठीक है। डिड नॉट का पूछा था उसने केमिकल वेपन्स। लो जी, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंडियाज स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड है वो किस ईयर एस्टैब्लिश की गई? ईयर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, 2006, 1998, 2003 या 2010? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ जाएगा? नोट कर लो जी, 2003, सी ऑप्शन। 2003 में इंडिया की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड जो है वो फैसिलिटी तैयार की गई थी। लो जी, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इस क्वेश्चन को टिक कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है जी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज द एपेक्स एजेंसी लुकिंग इनटू द कंट्रीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय whom among the following प्राइम मिनिस्टर? तो जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। हमारे देश में कौन से प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो भारत में एक सबसे बड़ी एपेक्स एजेंसी है, सबसे बड़ी बॉडी है, आप कह सकते हो जी एक किस्म से डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, पीएमओ के जो है सलाहकार होते हैं, उनमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आ जाती है। तो किनके द्वारा बनाई गई थी? कौन से प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर मनमोहन सिंह? तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, मार्क कर लो यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है जी। सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, सी ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी इज द राइट आंसर। और आपको बता दूं अभी रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह पास अवे कर गए हैं, उनसे जुड़े भी क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं। उनसे जुड़े क्वेश्चन मतलब ये चीज को अच्छे से पढ़ लेना, जो ग्लोबलाइजेशन वाला पॉइंट है, एलपीजी रिफॉर्म है, ठीक है, और फिर बाद में जो गुजराल डॉक्ट्राइन है वो भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ठीक है जी। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लो जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर के समय पे कौन सी, ठीक है ना,
फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी, यूएस फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉन अलाइनमेंट रहा है, ठीक है जी, ये तो ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। सोशलिज्म रहा है, ये भी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। आप कहोगे जी नहीं रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट नोट कर लो। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नैम? हाँ जी, तो जी अगर आपने पढ़ा है नैम के बारे में और आपको पता है कि कौन कौन उसके फाउंडर मेंबर थे, कौन कौन उससे जुड़े थे, ठीक है जी, जवाहरलाल नेहरू आप कहोगे जी थे, ठीक है जी, और ख्वामे नक्रूम ऑफ घाना ये भी थे, गैमल अब्दील हसन नसीरी ये भी थे, ठीक है जी। डी ऑप्शन माओ सी तुंग ये नहीं थे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नैम को अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, नैम क्यों बनाया गया, क्या रीजन था, ठीक है, नाटो सीटो सेंटो बना, लेकिन जो पुअर कंट्रीज थे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे, जो कॉलोनियल टाइम पीरियड से उस टाइम पर रिसेंटली आजाद हुए थे, तो उन देशों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि भी हमें अपना एक, ठीक है, नैम तैयार करना चाहिए, अपना एक फोरम तैयार करना चाहिए। और 2014 के बाद से लेके नैम की आगे को कोई मीटिंग्स नहीं हुई, ठीक है, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं 2014 से लेके अभी तक 2024 तक 10 साल 11 साल मतलब हो गए हैं। रिसेंटली इंडिया ने नैम की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। उसका कारण क्या है जी, क्योंकि एट प्रेजेंट इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल सिनेरियो पे अगर आप चेक करोगे तो भाई डेवलपिंग नेशंस से, जो बाकी के डेवलपिंग नेशंस है उनसे बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया है, ठीक है। आप कहोगे जी इसका क्या सेंस है, ठीक है, तो इसका सेंस आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई आपको एग्जामिनर पॉजिटिव सेंस से ही पूछेगा, ठीक है, आपको एग्जामिनर कोई नेगेटिव सेंस से नहीं पूछेगा, पॉजिटिव सेंस से पूछेगा, ठीक है। सो जी इन विच ईयर बर्डन कॉन्फ्रेंस, अब देखो जी अभी आपको नैम के बारे में बता रहा था, यहीं से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। बर्डन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, किस चीज को लेकर हुई थी, नैम की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन भी पेपरों में पूछे जाते हैं। तो नोट कर लो जी, यहां पर बी ऑप्शन 1955, ठीक है, लिख लो इस पॉइंट को 1955 बर्डन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडोनेशिया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस, ठीक है जी, तो इनमें से कौन सा, क्या सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, क्या ये मिलिट्री अलायंस है, यूरोप यूनियन मिलिट्री अलायंस है, नैम मिलिट्री अलायंस है? आंसर इज नाटो, ठीक है जी, नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रिसेंटली कौन से देश, तो स्टूडेंट स्वीडन और फिनलैंड ये दो देश नाटो के मेंबर नेशन बने हैं। पहले 30 मेंबर्स थे, अब 32 मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है जी। स्वीडन एंड फिनलैंड रिसेंटली, स्वीडन और फिनलैंड ये दो देश नाटो के सदस्य बने हैं, नाटो के मेंबर बने हैं। ये आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है जी। नाटो से जुड़े सारे पॉइंट अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लो, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।